हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स परिवार, विवाह और नातेदारी, जिसमें आपको हिंदू, मुस्लिम और जनजाति का पार्ट नंबर 5 है। ऐसा टॉपिक्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पेपर में 12 से 15 क्वेश्चन डिटो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। अभी तक इस पार्ट को लेकर इस टॉपिक से हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिया है और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि 100 क्वेश्चन जरूर देख के जाना अपने पेपर में, क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का, उससे डिटेल कवर करते हुए आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्लास 11-12 का अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, 10 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज थ्योरी काफ़ी डिटेल में मिलेगा आपको। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के साथ दिया जा रहा है, जिससे आप कंप्लीट देख सकते हो क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, उसी लेवल का नोट्स आपको दिया जाएगा। साथ में जो बीपीएससी की तैयारी करे कंप्लीट, उन्हें 150 मार्क्स का नोट्स, स्टेट वालों के लिए भी 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। साथ में आपको मिलेगा सोशियोलॉजी का ग्रुप, जिसमें आपको डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन भी दिया जाएगा। ये कंप्लीट बैच और मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो डेली आप इस नंबर पे पेमेंट करके ले सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप भी सीरियस हो तो आज इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस तरह टॉपिक पे फोकस करना, हर एक चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक पंछीय वास्तुक्रम नहीं है? पहला ऑप्शन है पितृ पक्षीय वास्तुक्रम समूह, मातृ पक्षीय वास्तुक्रम समूह, दोहरा वंशक्रम समूह या सजातीय वंशक्रम समूह। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, जो भी आंसर सी कह रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। दोहरा वास्तुक्रम समूह होता क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा, दोहरा वास्तुक्रम समूह एक पंक्षीय वास्तुक्रम नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि नातेदारी की मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया है? पहला ऑप्शन ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, सी लेवी ट्रॉस, ए एल क्रोवर या टी सैनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो भी आंसर बी कह रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को सी लेविट्रस ने विश्लेषित किया है, ऑप्शन नंबर बी। वंशावली प्रवृत्ति किससे संबंधित है? जो वंशावली आपने देखा होगा आज के टाइम बिहार में, खासकर आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे कुछ टाइम पहले जमीन की सर्वे हो रही थी, वहां पर वंशावली को काफी ज्यादा मांग हो रही थी कि जिसकी वंशावली होगी उसी की सर्वे होगी। तो उसमें वंशावली की प्रवृत्ति किससे संबंधित होती है आपको ये बताना है। जाति सूचना से, वर्ग सूचना से, नातेदारी सूचना से या मित्रता आधारित सूचना से। तो याद रखिएगा, वंशवाली वहां पर लगती है जब आपका रिलेशन होता है कि आप कौन आपके दादा हैं, कौन अंकल हैं, वो सब एक वंशवाली में उसका रिलेशन आपका उसमें इन्फॉर्म किया जाता है कि आप किन किन का कौन सा रिलेशन में कौन कितने आदमी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का संघन अध्ययन किया है? पहला ऑप्शन जी एस गुरिये, के एम कपाड़िया, ए आर देसाई या जोगिंदर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, के एम कपाड़िया। याद रखिएगा, के एम कपाड़िया ने विवाह और परिवार का संघन अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री का ये अवलोकन भारत में परिवार के अधीनों का है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है?
जैसे जो आपने देखा होगा जो फैमिली होती है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है कि कौन ऐसा अवलोकन है, कौन ऐसे समाजशास्त्री हैं जिनका कहना था कि जो हिंदू होते हैं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं, इनका कहना था। तो कौन ऐसे समाजशास्त्री हैं आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आईपी देसाई, वाई बी दामले, के एम कपाड़िया या इरावती कर्वे। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, के एम कपाड़िया, जो कि भारत के परिवार के अध्ययन में के एम कपाड़िया का मत था कि जो भी हिंदू इमोशन है अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है। इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक बाह्य विवाह का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन 101 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन आपको बताना है कि किसने अंतः विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है। पहला ऑप्शन है जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, ए सी दुबे या एन के दत्त। तो याद रखिएगा कि जी एस घुरे के अंत विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रूप में से एक मानी जाती है। उनका कहना था कि जाति समाज चाहे आज बातों में कितना ही बदल गया हो, लेकिन इसकी जाति के अंदर विवाह करना प्राचीन विशेषता अभी भी यथार्थ है और इसे बनाए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में गलत जोड़े को चिन्हित कीजिए, इनमें से कौन सा गलत है आपको ये बताना है। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसी वीडियो मिले तो आपकी वीडियो पर लाइक करने पर डिपेंड करता है। वीडियो को पसंद आएगी तो आप लाइक करोगे, उससे हमें पता चलेगा वीडियो को पसंद आ रही है, तो डेली आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो सबको वीडियो को उतना लाइक होना चाहिए। तो क्वेश्चन 103 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कुल। कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार है, जो कि ये कथन सही नहीं है। कुल एक ऐसा समूह होता है जहाँ पर सदस्यों में रक्त संबंध हो, ब्लड का रिलेशन हो, जो एक परंपरागत वासुक्रम बंधन को एक्सेप्ट करता हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में मातृवंशीय परिवार कहाँ पर पाए जाते हैं। जो मदर साइड से, मैंने कई बार अपने प्रैक्टिस सेट, कई बार अपने नोट्स में बताया भी है कि भारत में मातृवंशीय परिवार कहाँ से मिलते हैं, और इस क्वेश्चन को याद रखना, कई बार एग्जाम स्टेट में पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम आपके दक्षिण भारत जैसे कि आपके साउथ साइड में केरला हो गया, असम हो गया, इस सारे साइड आपको मातृवंशीय परिवार देखने को मिलते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मातृवंशीय परिवार मतलब होता क्या है, जैसे कि आपने नॉर्थ साइड उत्तर बिहार, जैसे कि बिहार, यूपी, दिल्ली, झारखंड, यहाँ पर आप देखते हो कि जो आपका पापा का संपत्ति होता है उस पर बेटा का हक होता है। आज के टाइम पे बेटा बेटी सबका हक है, लेकिन जो मातृवंशीय परिवार है जैसे कि आपके भारत साउथ साइड, दक्षिण भारत साइड में, वहाँ पर आपकी जो माता की फैमिली होती है वहाँ पर बेटियों का हक होता है। इस तरह से आपका मातृवंशीय परिवार उसे कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नायरो में विवाह को क्या कहा जाता है। नायरो, इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि नायरो में विवाह को क्या कहा जाता है। अगर आपने ध्यान से थोड़ा सा यहाँ लाइन पे पढ़ोगे कि नायरो में विवाह को सहसंबंध कहा जाता है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध क्या कहलाता है। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर होगा आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध सजातीय संबंध कहलाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो उसे किस प्रकार का विवाह हम कहते हैं। याद रखना, मैंने परसों के वीडियो में आपको बताया था, जब एक छोटे कास्ट का लड़का शादी होता है बड़े कास्ट की लड़की के साथ, उसे हम कौन सा विवाह कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अगर आपने एक गलती किया समझ लेना, आप बस वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे झारखंड हो, चाहे कोई भी स्टेट हो। हर बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और याद रखना, उससे हम कहते हैं प्रतिलोम विवाह। ऑप्शन नंबर डी। भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है। ये भी एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में या यहूदियों में। तो याद रखना, हिंदू में ऐसा गलत है। हिंदू में आपने बहुत कम देखा होगा जहाँ पर एक पत्नी से ज़्यादा पत्नियां रखती हैं, क्योंकि एक एक्ट आया था 1955 में, जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया भी था, हिंदू विवाह अधिनियम, जो 1955 में इसमें तय किया गया था कि एक हिंदू विवाह एक विवाह तय किया गया था, जिसमें दूसरा अगर कोई विवाह करता है तो आपका अमान्य होता है और दंडनीय माना जाएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। उसको सिर्फ एक ही शादी करनी है 1955 के एक के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है, ये कथन किसका है। याद रखिएगा कि हमेशा आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका इरावती कर्वे के द्वारा दिया गया था, इसे याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नातेदारी की व्याख्या कौन करता है। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 1110 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, रिलेशनशिप उन्हीं के साथ होता है जो ब्लड का रिलेशनशिप होता है, जो जिनकी वंशवाली होती है। अब ऐसा नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड है उससे मेरे लिए कोई रिलेशनशिप होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। रिलेशन उनका अलग होता है। मैंने बताया भी था कि रिलेशन दो तरह के होते हैं, लेकिन जो ब्लड रिलेशन होता है उनको भी कहा जाता है रिलेशनशिप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित होती है। परिवार, सरकार, यूएनओ या संसद। देखो, क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट हेल्प के बारे में। ठीक है, तो डायरेक्ट कौन होता है, आपका फैमिली होता है। बाकी सरकार, एमपी, यूएनओ ये सब आपका इनडायरेक्ट हो गए। तो काफी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ जाओगे तो आप आसानी से इसका आंसर भी बता पाओगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, निम्न जाति की स्त्री से या अपने मृत भाई की विधवा से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे आप आंसर गलत टिक आउट कर दोगे, इसलिए ध्यान से ऑप्शन को रीड करना। याद रखना, देवर विवाह तब संपन्न होता है कि अगर मान लो आपकी भाभी है और आपके भाई का एक्स मतलब डेथ हो जाती है, तो उनसे अब शादी होती है, उसे कहा जाता है अपने मृत भाई की विधवा से शादी करना, देवर विवाह संपन्न। ठीक है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं। तो मैंने जस्ट आपको कुछ दिन पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था, जिनके साथ आप मजाक करते हो, जीजा, साली, देवर, भाभी, ये सब आपके परिहास संबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मेहर का भुगतान करता है। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि निम्नलिखित में कौन मेहर का भुगतान करता है। तो क्वेश्चन 114 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, वर द्वारा वधु को। अगला क्वेश्चन, शारदा एक्ट
रोकने के लिए क्या पारित हुआ था? इस क्वेश्चन को रट्टा मारना कि शारदा एक्ट रोकने के लिए कब क्या पारित हुआ था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शारदा एक्ट कब आया था और शारदा एक्ट का मतलब क्या था। याद रखना, शारदा एक्ट जो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम है 1929 28 सितंबर 1929 को इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में इसे पारित किया गया था, जहाँ पर लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर लड़कियों की उम्र 18 साल कर दिया गया और लड़कों का उम्र 21 साल कर दिया गया, जिसके शारदा अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह से आपका रिलेटेड है शारदा एक्ट। परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्य को सही क्रम क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका सही क्रम क्या है हिंदू समाज के अकॉर्डिंग विवाह का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन तृतीय संबंधी है? मतलब तीसरा रिलेशन कौन है? मामा, भाई का पुत्र, साले की पत्नी या पिता? देखो, पिता जो है आपका प्राइमरी हो गया क्योंकि आपका उनके डायरेक्ट संबंध है। मामा आपके सेकेंडरी हो गए, भाई के पुत्र आपका सेकेंडरी हो गया, लेकिन साले की पत्नी आपका तृतीयक संबंध है क्योंकि साला आपका सेकेंडरी है। ठीक है, आपकी वाइफ प्राइमरी है, साला सेकेंडरी है और उसकी पत्नी तृतीयक है। ऐसे याद रखना, जितना दूर का रिलेशन बनेगा उतना ही इंसान आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में कौन तृतीयक नातेदार है? मतलब फिर सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इस बार तुरंत अलग क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो पहले आपको बताना है कि इसमें तृतीयक कौन है। तो दादा क्या हो गया? दादा आपके प्राइमरी आ गए, माता का भाई सेकेंडरी हो गया, ठीक है, पिता का भाई आपका सेकेंडरी हो गया, लेकिन ससुर का भाई जो आपके ससुर है वो आपका तृतीयक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो दूर का रिलेशन होगा उसे हम थर्ड कैटेगरी में उसे काउंट करेंगे और उससे जो थोड़ा करीब होगा उसे सेकेंडरी में और जो सबसे करीब होगा उसे फर्स्ट कैटेगरी में काउंट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि द्वितीयक रिलेशनशिप में कितने प्रकार के होते हैं? मैंने 2-3 बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि बार बार इस में सवाल पूछे जाते हैं। मैंने बताया भी था कि इसे आप रट्टा मान लेना, क्योंकि बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया भी था, सेकेंडरी में आपके टोटल 33 प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसके द्वारा दिया गया था? पहला ऑप्शन लूथर, बिरस्टीड, प्रभु या कूले। तो ऐसा लूथर का मानना था कि जो विवाह होते हैं उसकी बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? मतलब प्राइमरी में कौन नहीं आएगा? तो माता आपकी प्राइमरी आएंगी, पिता आपके प्राइमरी हैं, भाई प्राइमरी है, लेकिन चाचा आपके सेकेंडरी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जिन समुदायों के उत्तराधिकारी संबंधी विषय को नियंत्रित करता है उसे हम क्या कहते हैं? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदाय के उत्तराधिकार संबंधी विषय को कंट्रोल करता है वो हिंदू, सिख और बौद्ध एवं जैन होते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आपके सोशियोलॉजी जो आपका परिवार का टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म होता है। इस टॉपिक से हमने 100+ क्वेश्चन किए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही मैंने आपके वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल पाए। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतना वीडियो लाइक करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलेगा वीडियो को पसंद आ रही है, तो आपके लिए और हम नए नए टॉपिक्स लेकर आएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जो इंपॉर्टेंट हो। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ आपको 500 में हर एक चीज़ मिलेगा जिससे आपका पेपर क्वालिफाई होगा। साथ में खुद मैं आपको गाइड करूंगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, हर एक चीज़ बताऊंगा जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो पाए। जो उसके लिए सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा, जो आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए पहुँचें, कीप शेयरिंग।